Hello students, today we will complete the chapter explanation of the chapter Journey to the End of the Earth, right? चलिए. So the chapter starts, early this year I found myself aboard a Russian research vessel. Vessel is used for a ship. So यहाँ पे जो आपकी ऑथर है वो ये बताना चाहती है कि she was boarding a Russian ship and उसका नाम क्या था? The name was Academic Shokalsky, right? So it was Academic Shokalsky heading towards the coldest. अब ये जो ship था ये कहाँ जा रहा था? It was going to the coldest, driest and the windiest continent in the world. और वो driest, windiest and the coldest continent कौन सा है? Antarctica. My journey began 1309 degrees नॉर्थ टू द इक्वेटर इन मद्रास. कौन सी डायरेक्शन? मद्रास से वहां पे उन्होंने शुरू की थी अपनी जर्नी एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स. 9 टाइम जोन्स उन्होंने चेंज किए थे. 9 टाइम जोन्स चेंज करने का मतलब क्या है? जैसे इफ यू ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री तो जो एक टाइम गैप आता है बीच में उसको टाइम जोन डिफरेंस कहते हैं. तो अगर जैसे आप मान लीजिए यहाँ से सपोज यू गोइंग टू दुबई, सो जो 3-4 आई डोंट नो एग्जैक्टली 3-4 आवर्स का जो डिफरेंस आता है उसको हम टाइम जोन डिफरेंस कहते हैं. तो जब ये अंटार्कटिका ट्रैवल कर रही थी ऑथर तो इन्होंने इसी तरीके से 9 टाइम जोन्स डिफरेंस ट्रैवल किए थे, राइट? सो टाइम जोन्स 9 टाइम जोन्स ट्रैवल किया, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर इन्होंने देखा एंड एटलीस्ट एज मेनी इकोस्फियर्स. इकोस्फियर्स क्या होता है? इकोस्फियर्स इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स हैबिटेबल बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहे हो उसको हम इकोस्फियर्स कहते हैं, राइट? चलिए. By the time I actually set foot on the Antarctic continent, जब तक मैंने सच में पैर रखा एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट पे, यानी कि मैं जब पहुंच गई, I had been traveling. मैंने कितना ट्रैवल किया वहां एक्चुअल में पैर रखने से पहले? I traveled 100 hours. कम से कम मैंने 100 आवर्स ट्रैवल किया इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कार, एरोप्लेन, शिप. इन सबको मिला के, कभी एरोप्लेन से जा रही हूँ, कभी शिप से, कभी कार में ट्रैवल कर रहे हैं, इन सबको मिला के 100 आवर्स उन्होंने ट्रैवल किया है. माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग एंटार्क्टिका's एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, जब मैंने वहां उसका जो इतना वास्ट लैंडस्केप है वहां पे जाने से पहले मेरा जो रिएक्शन था, मेरा फर्स्ट इमोशन था, एंड द अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन वाज अ रिलीफ. मेरा इमोशन कैसे था? आई वेंट टू अ रिलीफ, राइट? फॉलोड अप विद एन इमीडिएट, और उसके बाद मेरा एकदम से क्या हुआ? विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर. प्रोफाउंड का मतलब है ग्रेट, यानी कि बहुत ज्यादा मैं अमेजमेंट में आ गई थी कि ऐसी भी कोई जगह है जो एग्जिस्ट करती है, राइट? वंडर एट इट्स इमेंसिटी. मैं वंडर कर रही थी कि ये कितना बड़ा है, कितना इमेंस है. इट्स आइसोलेशन के ऊपर मेरा अमेजमेंट था. आइसोलेशन मतलब कितना दूर ये अलग है, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, दुनिया से कनेक्टिविटी ही नहीं है इसकी. बट मेनली, लेकिन मैं सबसे ज्यादा अमेज्ड किस चीज पे थी? मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम, कि कैसे ऐसा एक समय आ सकता है जब ऐसा टाइम था जब इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, कि इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंड के टुकड़े थे, एक ही लैंड जो है टूट के 2 में डिवाइड हो गया, तब अंटार्कटिका बना और इंडिया अलग हो गया. आप समझ सकते हैं कभी ऐसा टाइम हुआ होगा. सो उसी के ऊपर आपकी जो ऑथर है वो अमेज है, राइट? 650 million years ago, 650 million years ago, a giant यानी कि बहुत बड़ा अमलगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट. अमलगमेशन का मतलब होता है कंबाइन या यूनाइट करना, मिल जाना,
राइट। सो एक बड़ा सा मिला हुआ एक सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था, यानी कि सब कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता हुआ एक कॉन्टिनेंट था, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था गोंडवाना। ठीक है, डिड इंडीड एग्जिस्ट, और उस टाइम पे ये एग्जिस्ट सच में करता था, राइट। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका, और ये कहाँ की तरफ था? जिसको हम आज के टाइम पे एंटार्क्टिका बोलते हैं। Things were quite different then. उस टाइम पे चीजें बहुत अलग थी. Humans hadn't arrived on the global scene. Humans अभी पहुंचे नहीं थे. And the climate was much warmer. अभी काफी यहाँ पे warm था, hosting a huge variety of flora and fauna. तो humans तो थे नहीं, लेकिन animals और plants बहुत थे. For 500 million years. तो इतने टाइम के लिए यहाँ पे सब फ्लोरा और फोना एग्जिस्ट करता था. गोंडवाना आइलैंड एग्जिस्ट करता था, विच वॉज अ सुपर कॉन्टिनेंट. ना गोंडवाना थ्राइव्ड का मतलब है फ्लरिश करना, राइट. सो गोंडवाना ने फ्लरिश किया, बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, लेकिन जब वो टाइम आया जब डायनासोर्स वहां से खत्म हो गए, एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडरवे, और जो मैमल्स थे उनकी एज कम होने लगी, द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज. सो ये जो लैंड मास था बड़ा सा, इसको ये सेपरेट होने लगा, और ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज बन गई, शेपिंग द ग्लोब एज वी नो इट टुडे. और तब उसने, जब ये सब अलग अलग कंट्रीज बन गई, तब उसने ये शेप ली एक ऐसे अर्थ की जो आज हम देखते हैं अलग अलग कंट्रीज के नाम से हम जिनको जानते हैं, राइट. तो तब इसने शेप ली थी अर्थ में. टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री. अगर आपको अब अंटार्कटिका को पढ़ना है तो उस हिस्ट्री को जानना जरूरी है, टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम. ये जानना कि हम कहां से आए हैं, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और हम किस तरफ हेड कर रहे हैं, किस तरफ हम बढ़ रहे हैं. सो अगर आप देखें तो बार बार ऑथर ये कहना चाहते हैं कि अगर हम अपना पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट देखना चाहते हैं तो हमें वहां स्टडी करना पड़ेगा. अंटार्कटिका से ही आपका पास्ट पता चलेगा, और हम किधर जा रहे हैं, वेयर वी आर हेडिंग, तो वो भी हमें वहीं पता चलेगा. इट इज टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस. आप वहीं पे आपको पता चलेगा उसकी इंपॉर्टेंस. किसकी? कॉर्डिलरन फोल्ड्स. कॉर्डिलरन फोल्ड्स क्या होते हैं? एक्सटेंसिव चेन ऑफ माउंटेन्स या माउंटेन रेंजेस की, जो माउंटेन रेंजेस है वहां पे उनकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा. एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स. प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स क्या है? जो लार्ज एरियाज है वहां पे जो लो एलिवेशन है. लो एलिवेशन मीन्स ज्यादा उठे हुए नहीं है, लो लाइंग एरियाज हैं, उन सब के ओजोन के बारे में, कार्बन के बारे में, इवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन, जो चीजें खत्म हो गई हैं, इन सब के बारे में हमें वहीं से पता चलेगा. when you think about all that can be happen in a million years, it can get pretty mind boggling. आपको जब पता चलेगा कि ये सब कुछ 100 years में हो सकता है, तो आपका जो दिमाग है वो एकदम, कुछ 100 years नहीं, सॉरी, कुछ million years में हो सकता है. सो आपको बहुत ही ज्यादा एक शॉक लग जाएगा, स्टार्टलिंग, मतलब बहुत आपको धक्का लगेगा कि इतना कुछ हो सकता है मिलियन ईयर्स में, राइट. यू विल बी शॉक्ड टू नो ऑल दीज थिंग्स. इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स. इंडिया अपने आप को नॉर्थवर्ड्स में पुश कर रही है, जैमिंग अगेंस्ट एशिया, यानी कि एशिया की तरफ, टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज. सो ऊपर इंडिया के हिमालयाज हैं. साउथ अमेरिका थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर रही है टुवर्ड्स द नॉर्थ अमेरिका में ज्वाइन होने के लिए, opening up the Drake Passage to create a cold circumpolar current, keeping Antarctica frigid. और उसकी वजह से क्या हो कि अंटार्कटिका एकदम जम जाए. फ्रिजिड मतलब वेरी कोल्ड इन टेम्परेचर. डेजोलेट, डेजोलेट का मतलब अनइनहेबिटेड, यानी कि जहां पे कोई रहा ही नहीं हो. एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और वो बिल्कुल बॉटम में हो अर्थ के, राइट. तो ऐसी चीज आपको इमेजिन करने के लिए ऑथर बोल रही है. For a sun worshipping South Indian like myself,
तो मुझ जैसे एक इंसान, अब ऑथर अपने आप को ये बता रहे हैं कि मुझ जैसे इंसान जो तो साउथ इंडियन है और सुबह उठते ही सूरज की पूजा करते हैं, सन गॉड की वर्शिप होती है वहां पे, तो मुझ जैसे इंसान के लिए 2 weeks in a place where 90% of the earth's total ice volumes are stored, तो इस जगह पे ऐसे रहना जहाँ पे जो 90% अर्थ की जो टोटल आइस वॉल्यूम्स है वो वहां पे स्टोर्ड है, इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट, यानी कि कितनी ठंड होगी वहां पे, राइट? इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल। ये ऐसी हो गया जैसे आप एक बड़ी सी पिंग पोंग बॉल में वॉक कर रहे हैं, डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, जहां पे कोई भी ह्यूमंस है ही नहीं, ना ट्रीज है, ना बिलबोर्ड्स है, ना बिल्डिंग्स है। तो जो हमारा नेचुरल एग्जिस्टेंस है उससे बिल्कुल डिफरेंट एग्जिस्टेंस आप वहां पे इमेजिन कीजिए। यू लूज ऑल द अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। यहाँ पे आके आप जो भी आपकी नॉर्मल अर्थली सेंसिटिविटीज हैं, राइट, तो जैसे सन है, मौसम, बारिश, सीजन्स, और उसके बाद आपका नेचुरल तरीके से रहना, ट्रीज, सनलाइट, रात होना, दिन उठना फिर से, तो टाइम जोन्स के अलावा आप ये जो नॉर्मल आपका तरीका है रहने का वो सब भी वहां पे जाके डिफरेंट हो जाता है। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, यानी कि जो आपकी आईज का लेंस है, आपको कितना वास्ट, आप स्केल देखिए, एक छोटी सी चीज से लेके माइट बहुत ज्यादा बड़े एक्सपेंस, यानी वहां पे तो जो आपके आइसबर्ग्स हैं, जो माउंटेन्स हैं, वो भी इतने बड़े होते हैं कि आपकी आई की जो आई रेंज है वो देखिए, छोटी सी टाइनी चीज से लेके बहुत बड़े तक, बड़ी बड़ी वेल्स तक देखने को मिलती है। तो कितना आई रेंज का वहां पे डिफरेंस है। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, midges and mites to blue whales and icebergs, कितने बड़े बड़े आइसबर्ग्स, जितनी एक आप समझिए कॉन्टिनेंट्स, सॉरी कंट्रीज हैं, इतने बड़े बड़े आपके तो आइसबर्ग्स हैं। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड कितना बड़ा था, was the size of Belgium. Days go and on in surreal. Surreal means the bizarre, the unusual 24 hours austral summer. Austral means relating to the southern hemisphere. राइट, समर लाइट, तो कितना डिफिकल्ट है, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में इन्होंने वहां पे टाइम अपना स्पेंड किया। एंड यूबिक्विटस साइलेंस, यूबिक्विटस साइलेंस का मतलब है कि चारों तरफ, एवरीवेयर इट वाज पिन ड्रॉप साइलेंस, uninterrupted only by the occasional। तो ये जो साइलेंस थी ये कभी अगर टूट भी रही है तो किस वजह से टूट रही है, जो वहां पे अवलांचेस आते हैं, अवलांचेस जो स्नो स्टॉर्म है, बर्फ का जो तूफान है, उसकी वजह से ही बस ये जो शांति है ये वहां पे टूटती है। और काविंग आइस शीट, काविंग का मतलब होता है स्प्लिट या शेड, या कोई आइस शीट अपने आप टूट के गिर गई तो उसकी वजह से वो साइलेंस ब्रेक होती है। कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, कॉन्सिक्रेट्स मतलब डिक्लेयर, और इतनी शांति की वजह से वो प्लेस एकदम सेक्रेड बन जाती है। इट्स एन इमर्जन, इमर्जन का मतलब है सबमर्ज, मतलब किसी चीज में कोई चीज डूब जाती है। दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योरसेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ। तो आप अपने आप को उस शांति में, उस नॉलेज के उसमें डुबा देंगे अपने आप को, यू विल सबमर्ज योरसेल्फ, राइट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। अर्थ की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है कि क्या, कैसे अर्थ की एग्जिस्टेंस हुई, क्यों आज अर्थ ऐसी है, इस नॉलेज में, इस पास्ट में आप वहां पे अपने आप को सबमर्ज कर देंगे, राइट। द प्रोग्नोसिस इजंट गुड, प्रोग्नोसिस का मतलब है जो फोरकास्ट है, जो इस सिचुएशन का जो रिजल्ट निकलेगा, क्यों, क्योंकि हम सही नहीं जा रहे हैं, हम बहुत ह्यूमंस जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं नेचर के ऊपर, और वो कहीं ना कहीं एक सेटबैक बन के वापस आएगा। तो ये जो हम स्टडी आज कर रहे हैं, या जो ऑथर गई हैं साइंस स्टूडेंट्स को लेके, तो जो वहां पे स्टडी करेंगे उसका जो प्रोग्नोसिस है, यानी कि जो उसका रिजल्ट होगा वो अच्छा नहीं होगा। Human civilizations have been around for a paltry 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock, right? So geological clock में तो 12,000 years बहुत ही माइन्यूट होता है, मतलब बिल्कुल एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स की तरह। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रकस, और उतने छोटे टाइम जो हम रहे हैं उसमें हमने, आप सोचिए कितना बड़ा इम्पैक्ट कर दिया है अर्थ को।
राइट, taking our dominance over nature with our villages. हम चाहे villages में हैं, towns में हैं, cities में हैं, लेकिन हमने nature को इतने छोटे से geological time clock में 12,000 साल तो कुछ भी नहीं होते हैं, because earth की existence तो बहुत पुरानी है, लेकिन हमने सिर्फ 12,000 साल में इतना long lasting impact कर दिया है, इतना ज्यादा domination कर दिया है. Mega cities. The rapid increase of human population has left us battling with other species for limited resources. हमने हमारी जो population है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमने बाकी species को भी hamper करना शुरू कर दिया है, because हम क्या चाहते हैं, कि जो limited resources है उनको grasp करना चाहते हैं. ठीक है, सो व्हाट वी वांट इज कि जो बाकी स्पीशीज है, चाहे वो एनिमल्स है चाहे कोई भी है, वो उन रिसोर्सेज के यूज ना करे और हम ही उस रिसोर्स को कंप्लीटली यूज कर पाए. एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. अनमिटिगेटेड का मतलब है अनकंडीशनल. हमने फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करना, उनका ओवर यूज, ओवर यूटिलाइजेशन शुरू कर दिया है, हैज नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड. उसने पूरे वर्ल्ड के ऊपर एक कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लैंकेट बना दिया है, which is slowly but surely increasing the average global temperature. और वही है रीजन है जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा रहा है. Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our times. हम सभी सारे जब भी कोई साइंटिफिक डिबेट्स होते हैं तो हम सबसे पहले जो राइजिंग टेम्परेचर है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं. Will the West Antarctic ice sheet melt entirely? ये भी एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में रहता है. Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? Will it be the end of the world as we know it? Maybe, maybe not. ये सब questions हमें ponder करते हैं. Either way, Antarctica is a crucial element in this debate. इन सब questions को answer करने के लिए Antarctica is the place where we can get our answers, और ये सब एक linking pin बन सकता है Antarctica के through, right? It's the only place in the world which has, so because not just because it's the only place in the world which has never sustained a human population, because यही वो जगह है जहाँ पे अभी तक human population नहीं रही है, and therefore remains relatively pristine in this respect. और इसीलिए वो वहाँ पे अभी तक sacred है इस respect में. But more importantly, because it holds in its ice cores half-million-year-old carbon records, क्योंकि वो अभी भी अपने अंदर 500,000 years के जो पुराने कार्बन डेटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो अभी भी होल्ड करती है. वो वहां पे अभी हटे नहीं है. ठीक है, ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस, जो आइस की लेयर्स में अभी भी बंद हैं. If we want to study and examine the Earth's past, अगर हम अर्थ के पास्ट को अभी भी एग्जामिन करना चाहते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर को एग्जामिन करना चाहते हैं, सो अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो, क्योंकि वहां पे जो ये कार्बन डेटिंग जो आइस शीट्स के अंदर दबे हुए हैं, that can really help us to get that information. Students on ice, the program I was working, I कौन है यहाँ पे? Author, right? So author क्या कह रही है कि जिस प्रोग्राम पे मैं काम कर रही थी बच्चों के साथ, उस प्रोग्राम का नाम क्या था? स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम था. विद ऑन द शुकल्सकी क्या था? ये उनका रशियन शिप था. aims to do exactly this by taking high school students. तो यही इस प्रोजेक्ट का पर्पस था, और इसीलिए उन्होंने एम किया था कि हम हाई स्कूल स्टूडेंट्स को लेकर जाएंगे to the end of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet, जिससे उनके अंदर एक नई अंडरस्टैंडिंग आएगी और प्लैनेट के लिए रिस्पेक्ट आएगी. इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, और ये कौन हेड कर रहा था? कैनेडियन जॉफ ग्रीन हेड कर रहे थे, who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. पहले वो इन सब लोगों को ले जाते थे, सेलिब्रिटीज वगैरह को, लेकिन दे कांट गिव बैक अपनी सोसाइटी को. वो काफी बहुत इनपुट्स नहीं दे सकते थे. लेकिन हाँ, साइंटिस्ट्स को ले जाना या ऐसे हाई स्कूल स्टूडेंट्स, साइंस हाई स्कूल स्टूडेंट्स को ले जाना काफी फायदेमंद था, बिकॉज दे इन रिटर्न कैन गिव बैक अ लॉट टू द सोसाइटी.
right? With students on ice, he offers the future generation of policy makers a life changing experience. इसके थ्रू वो उन बच्चों को एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस दे सकते हैं at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act. ये वही स्टूडेंट्स हैं जो आगे जाके पॉलिसी मेकर्स बनेंगे और वो ही एक्ट करेंगे, बिकॉज ये जो एज है ये सबसे ज्यादा टेंडर है. दे कैन एब्सॉर्ब द लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ नॉलेज, दे कैन लर्न एंड दे कैन एक्ट अकॉर्डिंगली. तो उनको ले जाना सबसे ज्यादा फायदेमंद था. The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole. South Pole पे जाना कहीं भी possible नहीं है and not be affected by it. It's easy to be blazed about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitudes. हम जहाँ हैं वहां पे बैठ के बहुत comfortly इस बारे में बात करना कि ice caps melt हो रही हैं, ये बहुत easy है, right? But when you can visibly see glaciers, लेकिन जब आप सच में देख सकते हैं glaciers को, then retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. हम उस चीज को आज अपने घर में बैठ के रियलाइज नहीं करते हैं, लेकिन जब आप वहां पे सच में ग्लेशियर्स को, आइस कैप्स को मेल्ट होते हुए देखते हैं, खत्म होते देखते हैं, तब एक डर आता है, एक वो थ्रेट का आपको रियलाइजेशन होता है कि ग्लोबल वार्मिंग सच में बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है. Okay, Antarctica, because of a simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. Take the microscopic phytoplanktons. Phytoplanktons होते हैं जो सी में नीचे स्मॉल प्लांट्स होते हैं. अगर हम उनका एक एग्जांपल लें, those grasses of the sea जो नरिश किस पे करती हैं और किस पे सस्टेन करती हैं entire southern ocean's food chain. जो पूरा फूड चेन है ओशन के अंदर, जो आपकी फिशेस हैं, वेल्स हैं, जो पूरा एक फूड चेन है वो उन फाइटोप्लैंक्टन्स पे सस्टेन करता है. और ये जो सिंगल सेल्ड प्लांट्स होते हैं ये कैसे सस्टेन करते हैं? दे यूज सन्स एनर्जी टू एसिमिलेट कार्बन एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसको हम नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, राइट? In that wondrous and most important process is called photosynthesis. Now scientists warn that a further depletion, scientists warn कर रहे हैं अगर और depletion हुआ in the ozone layer तो वो in phytoplankton की activities को भी affect करेगा, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region and the global carbon cycle. देखिए, अब एक छोटी सी चीज, आपकी जो ओजोन लेयर है उससे फाइटोप्लैंक्टन्स असर कर रहे हैं. फाइटोप्लैंक्टन की वजह से जितनी भी मरीन लाइफ है सी के अंदर वो इफेक्ट होगी और उससे लेके धीरे धीरे सब बड़ी चीजें अफेक्ट होती चली जाएंगी, राइट? कार्बन जो ग्लोबल कार्बन साइकिल है वो भी इफेक्ट होगी. Now, in the parable of the phytoplankton, there is a great metaphor for existence, और इसीलिए एक बहुत बड़ा metaphor कहा गया है, take care of the small things and the big things will fall into place. ये बहुत important line है कि आप छोटी चीजों का ध्यान रखिए, बड़ी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, राइट? सो ये इस लाइन के ऊपर आपको क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इन प्लेस. चलिए, तो मैं एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वाज फुल ऑफ सच एपिफेनीज. एपिफेनीज का मतलब है सच स्ट्राइकिंग रियलाइजेशन. क्या रियलाइजेशन था? कि हम कितना गलत हेड कर रहे हैं. बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द एंटार्क्टिक सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ. लेकिन उससे भी बेस्ट क्या था जो हुआ व्हेन शी वाज एट 65.55 डिग्री साउथ. The Shokilsky had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice. वो thick white stretch of ice के कहीं बीच में फंस गया था. And between the peninsula and the Tadpole Island, इन दो चीजों के बीच में, which was preventing us from going any further. और उसकी वजह से जो हमारा शिप है Shokilsky वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था. किन दो चीजों के बीच में था? Please learn these lines. The peninsula and the Tadpole Island. इन दोनों के बीच में it went into a wedge there and it was not able to move any further. So the captain decided that we are going to turn around, हम वापस लेंगे and head back north. और तब हम north की तरफ बढ़ेंगे. But before we did, यहाँ आगे बढ़ने से पहले we were all instructed to climb down the gangplank. Gangplank क्या है? A board or a plank
ठीक है, दैट इज यूज्ड टू बोर्ड और डिसएम्बार्क फ्रॉम अ शिप और अ बोट। बेसिकली एक मोटी आइस शीट जिसपे उतरने के लिए इनको बोला गया था, एंड वॉक ऑन द ओशन, और ओशन पे चलने के लिए परमिशन मिल गई थी। So there we were, all 52 of us, सारे के सारे we were 52 in the ship. हम सब kitted out, मतलब we were allowed, given the clothing or the equipments that were required so that हम नीचे आ पाए, वो हमें पहनाए गए in Gore-Tex. Gore-Tex is a waterproof breathable fabric and glares, यानी कि जो हमारे को सन ग्लासेस दिए जाते हैं वो सब दिए, walking on a stark witness that seemed to spread out forever. हम उस वाइट शीट के ऊपर जो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए रह जाए, उस अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस को फील करने के लिए वो मोमेंट आ गया था। अंडरनीथ आवर फीट, हमारे पैरों के नीचे वाज अ थिक, अ मीटर थिक आइस पैक, 1 मीटर जितनी मोटी पूरी आइस पैक था, एंड अंडरनीथ दैट, और उसके नीचे 180 meters ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर था। लिविंग ब्रीदिंग क्यों कहा गया? बिकॉज द मरीन लाइफ वाज देयर इन इट, एंड इन द पेरिफेरी क्रेबिएटर सील्स वर स्ट्रेचिंग, और उसके पेरिफेरी यानी कि आसपास बाउंड्रीज पे वहां पे क्या था? वहां पे कैरेबिएटर सील्स थी, वो वहां पे सन बाथ ले रही थी आराम से on the sun floors, much like, बिल्कुल ऐसे जैसे stray dogs will do under the shade of a banyan tree। जैसे हमारे यहाँ पे banyan tree के नीचे जो dogs हैं, जो stray dogs हैं, वो वहां पे घूमते फिरते रहते हैं। It was nothing short of a revelation. Revelation means something that is an interesting fact came to know today, ठीक है? So एक ये revelation की तरह था, everything does indeed connect, सब कुछ connect होता है, ठीक है? कैसे? 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecospheres. Later I was still wondering, तो ये सब वो क्रॉस करके आए थे, लेकिन बाद में I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. How would it be if Antarctica were to become the warm place that it once used to be? कैसा हो अगर अंटार्कटिका जैसे पहले था एक वार्म प्लेस, दोबारा से वैसे ही बन जाए? Will we be around this to see it? क्या हम उसको देखने के लिए उसके आसपास होंगे वैसे? Or would we have gone the way of the dinosaurs, mammoths and the woolly rhinos? या हम भी इनकी तरह extinct हो गए होंगे जैसे dinosaurs, mammoths और woolly rhinos चले गए? Who's to say? कौन कह सकता है? But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, उन बच्चों के साथ रह के 2 हफ्ते जिनके अंदर आज भी ये स्पिरिट है कि हम इस अर्थ को बचा सकते हैं, all I can say is that a lot can happen in a million years. million years में बहुत कुछ हो सकता है। देखा आपने कितना कुछ हुआ है million years में, but what a difference a day makes। लेकिन एक दिन के अंदर कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। ये लास्ट लाइन इज ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट, right? So it takes, so much can happen in million of years, but one day can make a great difference, right? Thank you.